हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर जो होता है वो शॉर्ट रन के लिए होता है, जबकि रिटर्न टू स्केल होता है वो लॉन्ग रन के लिए होता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए प्लीज़ घबराइएगा नहीं, क्योंकि लंबी इसलिए है क्योंकि इसमें हम पूरा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल, इन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। अगर आपने ये एक पूरी वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि रिटर्न टू स्केल क्या है, रिटर्न टू फैक्टर क्या है, लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं। आपके सारे कंसेप्ट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बिल्कुल ईजीली सॉल्व कर सकोगे। अपने एग्ज़ाम्स को इजी बनाने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हर दिन मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। तो आपको एवरी डे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स में नया सीखने को मिलेगा। और ये जो मेरी वीडियोज़ है ये पूरी एक सीरीज़ में है। अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, इलेसिटी ऑफ सप्लाई, इलेसिटी ऑफ डिमांड सब कुछ पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो अपने एग्जाम्स में कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लॉ ऑफ रिटर्न जो होता है वो प्रोड्यूसर्स के पार्ट को डिस्क्राइब करता है। अब प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। बट जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में या 1 मार्क क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन फंक्शन को समझाइए। तो लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किसे बोलते हैं और प्रोडक्शन फंक्शन किसे बोलते हैं। देखिए, अगर मैं एक लेमन की भाषा में बात करूं तो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, और आई कैन से दैट इट इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग और बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू टेंजिबल गुड्स। यानी प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया प्रोडक्शन। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक टेक्सटाइल मिल में अगर एक कपड़ा बनता है, कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे, लाइक यार्न, कॉटन, केमिकल्स एक्सेट्रा। तो इन सारे केमिकल्स को यूज़ करके जो भी मैंने क्लोथ बनाया उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये तो हुआ एक लेमैन भाषा की टर्म में प्रोडक्शन का मतलब, यानी किसी भी चीज़ के फॉर्म को कन्वर्ट कर दो और उस रॉ मटेरियल को आप टेंजिबल गुड्स और मटेरियल गुड्स में कन्वर्ट कर दो। बट इकोनॉमिक में प्रोडक्शन का मतलब हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी किसी भी चीज़ को यूज़फुल बनाना हमारे लिए। अगर वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगी तो वो कंज्यूमर उस चीज़ को खरीदेगा नहीं। जर्नल टर्म्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देना, यानी उसके फॉर्म को चेंज कर देना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना देना। बट इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को क्रिएट करना, यानी उस चीज़ को सिर्फ कन्वर्ट ही नहीं करना है, उस चीज़ को हमें ऐसा बनाना है कि उससे उसको लोग खरीदें, और खरीदेंगे कब? जब वो उनके लिए यूज़फुल होगी। और यूज़फुल कब होगी? जब उसके अंदर कुछ यूटिलिटी होगी। सपोज़ मैंने एक पेन बना दिया, बट उस पेन के अंदर मैंने रिफिल ही नहीं डाला या मैंने इंक ही नहीं डाला, तो मैंने सारे जो भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उससे उसका कैप बना लिया, उसकी बॉडी बना ली, पूरी पैन बना ली, बट मैंने उसको रिफिल ही नहीं डाला। तो क्या कस्टमर मेरी चीज़ को खरीदेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने उसमें कोई भी यूटिलिटी क्रिएट नहीं की है। अब अगर मैं उसके अंदर रिफिल डाल देती हूँ तो वो पैन
लिखने योग्य हो जाएगा, यानी उसके अंदर एक यूटिलिटी क्रिएट हो गई। अब वो पेन लोगों के लिए यूज़फुल हो गया और अब वो लोग क्या करेंगे, उस पेन को खरीदेंगे। तो जर्नल टर्म्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के फॉर्म को चेंज कर देना है, यानी कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। बट हम इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हर चीज़ को। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में यूटिलिटी को क्रिएट कर देना और उस चीज़ को ऐसा यूज़फुल बना देना ताकि वो किसी के काम आ सके। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कितने अमाउंट ऑफ इनपुट्स को यूज़ करके और बेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट्स की कमोडिटी कितनी बनाते हैं। चलिए इसको भी हम एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको मेरे हर वीडियोस में इतने सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि आप चाह कर भी किसी भी कंसेप्ट को नहीं भूल पाओगे। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आते हैं हम हमारे पॉइंट पे। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट्स को यूज़ करके बेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सपोज मैं एक शू मेकर हूँ और शू बनाने के लिए मेरे को चाहिए लेदर, ग्लू, वर्कर्स भी चाहिए और मशीनरीज भी चाहिए। मैं ये मान के चलती हूँ अगर मैं 100 पेयर शूज़ के बनाती हूँ तो मेरे को 100 kgs लेदर चाहिए होता है, 200 यूनिट्स ग्लू चाहिए होती है, 50 वर्कर्स चाहिए होती हैं और जो मशीनरीज मैं यूज़ कर रही हूँ वो बेस्ट टेक्नोलॉजी की यूज़ करती हूँ। तो 100 पेयर शूज़ बनाने के लिए मेरे को ये सब चीज़ें जो चाहिए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनपुट होती हैं। इन सब इनपुट को यूज़ करके मेरे पास में क्या आउटपुट आएगा, शूज़ बन के जो आएंगे वो मेरा आउटपुट होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं एक दिन में 100 पेयर ऑफ शूज़ बनाती हूँ, 100 kg लेदर को यूज़ करके, 200 यूनिट्स ग्लू को यूज़ करके और 50 वर्कर्स को यूज़ करके, तो मैंने क्या बता दिया आपको, एक प्रोडक्शन फंक्शन बता दिया। यानी एक दिन में 100 पेयर शूज़ बनाने के लिए 100 kg लेदर चाहिए, 200 यूनिट्स ग्लू चाहिए और 50 वर्कर चाहिए और जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। जब इन सब चीज़ों को मैं एक अलजेब्रिक इक्वेशन में प्रेजेंट करती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है Qx इज इक्वल्स टू F, ब्रैकेट में लिखा है F1, F2 एंड सो ऑन। तो Qx का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, जो शूज़ हैं मेरे बन के तैयार होंगे वो मेरा आउटपुट होगा। वो आउटपुट बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, F1 का मतलब क्या होता है, लेदर, F2 का मतलब क्या, ग्लू, ऐसे करके F3 का मतलब क्या, वर्कर एंड सो ऑन। तो इन सब इनपुट्स को यूज़ करके मैं 100 पेयर ऑफ आउटपुट जो एक शूज़ का बनाती हूँ वो एक दिन के अंदर बनाती हूँ। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है कि किन किन इनपुट्स को यूज़ करके मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ एक सर्टेन टाइम पीरियड में। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने क्या बोला है, प्रोडक्शन फंक्शन एक टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया एक दिन में हम 100 पेयर शूज़ बनाते हैं, वैसे ही मैं ये भी बोल सकती हूँ हम एक महीने में 1000 पेयर शूज़ बनाते हैं। वैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ हम एक साल में 5000 पेयर या 10,000 पेयर शूज़ के बनाते हैं। दूसरी चीज़, ये एक रिलेशनशिप को बताती है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट। अगर मैं इतना इनपुट दूंगी तो उससे मेरा इतना आउटपुट निकलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 किलो लेदर, 200 यूनिट्स ग्लू और 50 वर्कर्स, ये मेरे इनपुट्स हो गए। इससे मेरा आउटपुट कितना होगा, 100 पेयर्स का। अगर मैं इनपुट को डबल कर दूंगी तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी हम प्रोडक्शन को फंक्शन को बताते हैं तो इसमें हम टेक्नोलॉजीज़ को क्या रखते हैं, फिक्स। अगर हम
एट प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इनपुट को यूज़ करके आउटपुट प्रोड्यूस करने की, अगर हम उन टेक्नोलॉजीज़ में चेंज कर देंगे तो हमारा उसी इनपुट में ज़्यादा आउटपुट बनेगा। अगर मैं एक ऐसी मशीन यूज़ करती हूँ जो इन सारे इनपुट्स को यूज़ करके मेरे को 150 पेयर्स ऑफ शूज़ बना के देती है, क्यों? क्योंकि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट मशीन है, तो मेरा यहाँ पे जो सारा फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में हम जब भी टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो टेक्नोलॉजी को हम फिक्स्ड ही रखते हैं। तो ये 3 चीज़ों से मिलके हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पढ़ते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये मत समझिएगा कि मैम ये फालतू की चीज़ें पढ़ा रही है, मैं कुछ भी फालतू का या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। ये सब जो टर्म्स है वो जब हम रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल करेंगे तो ये सब टर्म्स हमको आगे काम में आएंगी, इसीलिए इन सारे टर्म्स की आपको मैं मीनिंग समझा रही हूँ। तो अब समझ लेते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। देखिए शॉर्ट रन का मतलब वो पीरियड होता है जिसमें कि हम हमारे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस ला सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन का समय वो समय होता है जिसमें हम दोनों जो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज जो हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं, हम उन दोनों में चेंज ला सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल होता है, यानी अगर हमें कॉटन क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए जो यार्न हम लाते हैं, है ना, जो रुई लाते हैं, वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा ले आए। वर्कर्स जो होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। शॉर्ट पीरियड में थोड़ी यूँ है कि आज मेरे पास में एक फैक्ट्री है तो शॉर्ट रन के लिए मैं दूसरी फैक्ट्री खोल लूँगी, तीसरी फैक्ट्री खोल लूँगी। नहीं, जो प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, अकाउंट्स पढ़ते हो ना आप लोग, अकाउंट्स में फिक्स एसेट्स में क्या लिखते हो, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी लिखते हो ना। करंट एसेट्स में क्या लिखते हो, रॉ मटीरियल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज़ें लिखती हो ना। तो वो सारे जो करंट एसेट्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, जबकि हम लॉन्ग रन में क्या होता है, करंट को एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स और या फिक्स एसेट्स दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर शॉर्ट टर्म में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई तो मैं क्या एक नया प्लांट खोलूँगी? नहीं, मैं क्या करूँगी, अगर मैं एक शिफ्ट अपनी फैक्ट्री में वर्कर से काम कराती हूँ तो मैं डबल शिफ्ट कराऊंगी, बट मैं बिल्कुल नया प्लांट, नई मशीनरीज नहीं परचेज करूँगी, क्योंकि शॉर्ट रन में कोई भी बिजनेसमैन अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हाँ, लॉन्ग रन में जब उसे लगता है कि ये डिमांड जो है वो बिल्कुल पर्टिकुलर रहेगी और फिक्स्ड ही रहेगी, तो वो लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो अपने फिक्स फैक्टर्स होते हैं उनको वो डबल कर देता है, यानी वो फैक्ट्रीज और मशीनरीज नहीं खरीद सकता है। अच्छा, एक और अच्छा से एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स को समझने का। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है तो वो जो रेंट है वो मेरे को पर मंथ का सपोज 50,000 अगर मैंने फिक्स किया है तो वो 50,000 मेरे को पे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हूँ, चाहे मैं कमोडिटीज़ नहीं प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, फिक्स फैक्टर और फिक्स्ड बर्डन हो गया मेरे ऊपर। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाती हूँ तो भी मेरे को 50,000 रेंट देना है, और अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाती हूँ तो भी मेरे को 50,000 रेंट देना है। क्योंकि जब भी मैं किसी से किराए पे बिल्डिंग लूँगी तो उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं उससे क्या कर रही हूँ, उसको तो सिर्फ अपनी रेंट से मतलब है, चाहे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ चाहे मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ। तो रेंट कैसे काम करेगा, मेरा एक फिक्स्ड फैक्टर की तरह काम करेगा। और रॉ मटेरियल कैसे काम करेगा, अगर मैं 100 यूनिट बना रही हूँ तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल यूज़ करूँगी, अगर मैं 10,000 यूनिट बना रही हूँ तो मैं उस हिसाब से रॉ मटेरियल यूज़ करूँगी। यानी रॉ मटेरियल को मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे मेरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, हमारे जो चेंजेस होते हैं, हमको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करेंगे, फिक्स फैक्टर्स में चेंज नहीं करेंगे। जबकि लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सारे फैक्टर्स में चेंज करते हैं। और इनको एक और तरीके से भी बोला जाता है कि जो शॉर्ट रन होता है वहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं फिक्स्ड रहते हैं, जबकि लॉन्ग रन में क्या हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इनको ऐसे भी बोला जाता है कि लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता, क्योंकि लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं।
चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ रिटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है शॉर्ट रन और रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है लॉन्ग रन। आइए इनको बिल्कुल डिटेल में समझते हैं आने वाली स्लाइड पे। रिटर्न टू फैक्टर को कई बार हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि एक इनपुट वेरिएबल होता है और बाकी सारे इनपुट्स जो होते हैं उनको हम फिक्स्ड मान लेते हैं और कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट रन का वो पीरियड होता है जहाँ पे कि क्या होते हैं, सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ इनपुट्स क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन्स, ग्लू, जो भी हमें चाहिए होती है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, वो सारे इनपुट्स होते हैं। उनमें से कुछ इनपुट्स तो वेरिएबल होते हैं, जबकि कुछ इनपुट्स जो होते हैं जैसे मशीन वगैरह, बिल्डिंग, ये क्या होती हैं, फिक्स्ड रहती हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं, सपोज हमने यहाँ पे दो इनपुट्स लिए हैं, यानी अगर हम कोई भी एक्स कॉमोडिटी को बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक लेबर चाहिए और एक मशीनरी चाहिए। हाँ, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं कि हमें लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है जहाँ पे कि हमने लिया है कि हमें दो इनपुट चाहिए आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो लेबर जो है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है। अगर हमको क्वांटिटी या आउटपुट बढ़ाना है तो लेबर को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारा जो मशीनरी है, जो दूसरा इनपुट है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हमने फिक्स्ड ही रखा है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम नई मशीन्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम हमारे प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, लेबर्स को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जबकि मशीन्स को बढ़ा के हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में एक इनपुट को फिक्स रखा जाता है और दूसरे इनपुट को वेरिएबल रखा जाता है। यानी एक इनपुट में हम चेंज कर सकते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, जबकि दूसरे इनपुट में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते आउटपुट को बढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे कि मैं क्या करती हूँ, 16 घंटे चला सकती हूँ, रन कर सकती हूँ, बट एट प्रेजेंट मैं उसे सिर्फ 8 घंटे रन कर रही हूँ और उस पर मैं 50 वर्कर्स को रोज काम पे लगाती हूँ उस मशीन के ऊपर, और वो 8 घंटे चल के 50 जने जो 50 वर्कर्स हैं वो कितने बनाते हैं, 100 पेयर ऑफ सॉक्स बना लेते हैं। अगर मार्केट में मेरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई तो मैं नई मशीनरी नहीं खरीदूंगी। यहाँ मेरी मशीन की कैपेसिटी 16 है, यानी 16 घंटे काम कर सकती है, यानी मैं एक दिन में उससे सिर्फ 8 घंटे ही काम ले रही हूँ। और अगर मेरे को अपना मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है तो क्या करूँगी, मशीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट रन के लिए। क्या पता कल को मार्केट में मेरी चीज़ की डिमांड ना हो तो फिर इतना इन्वेस्टमेंट वेस्ट, बिजनेस ज़ीरो। तो मैं क्या करूँगी, अपने वर्कर्स की शिफ्ट को क्या कर दूंगी, डबल कर दूंगी, यानी मैं 50 और वर्कर्स को हायर करूंगी और जो 8 आवर्स जो मेरी मशीन और ज़्यादा एक दिन में काम कर सकती है उसको यूज़ करके 100 पेयर्स को और बनाऊंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर मेरे अपने आउटपुट को ज़्यादा करना है, जैसे 100 सॉक्स से बढ़ा के 200 पेयर ऑफ सॉक्स एक दिन में बनाने हैं, तो मैं नई मशीनरी नहीं खरीदूंगी, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं करूंगी। क्या करूंगी, मेरे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जो लेबर है, उनको मैं हायर करूंगी और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगी। बस इसी चीज़ को सिंपल कहा गया है रिटर्न टू फैक्टर और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। दोनों ही एक ही चीज़ होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताइए, तो आपको यही बताना है, और रिटर्न टू फैक्टर पूछता है तो भी आपको यही इसी एग्जाम्पल के साथ बताना है। चलो एक बार से फिर से मेमोराइज कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। इसमें हमने ये सीखा कि जब भी शॉर्ट रन होता है और कोई भी प्रोड्यूसर को अपनी जो होती है प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, तो वो अपने फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं करेगा, वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करेगा और प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। चलो अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझने में।
अब रिटर्न टू फैक्टर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा है, रिटर्न टू फैक्टर में एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल रख सकते हैं, या एक फैक्टर को वेरिएबल रख के हम बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स्ड रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, एक से ज़्यादा फिक्स्ड रह सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल रह सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मुझे कब मिलेगा? जब मैं क्या करूँगी, जब मैं चेंज करती हूँ वेरिएबल फैक्टर्स में, तो मेरे को जो आउटपुट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं पहले 50 लेबर्स और एक पर्टिकुलर मशीन को यूज़ करती थी तो मैं 100 पेयर्स ऑफ सॉक्स बनाती थी। अब मैं 50 की जगह 20 लेबर्स को और एम्प्लॉय करती हूँ और क्या करती हूँ, 200 या 150 यूनिट्स को मैं प्रोड्यूस कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी वेरिएबल फैक्टर में तो मैंने कम चेंज किया, जबकि मेरा जो आउटपुट है वो ज़्यादा अमाउंट से चेंज हुआ, है ना। अगर मैं 50 वर्कर्स को काम करवा के 100 जो हैं सॉक्स के पेयर बना सकती हूँ एक पर्टिकुलर मशीन पे, मैंने क्या किया, 50 की जगह 75 लेबर्स को हायर किया, यानी 50% और मैंने बढ़ा दिए। तो अब मेरा आउटपुट कितना और ज़्यादा होना चाहिए, 150 पर, जबकि मेरा आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 200 यूनिट्स ऑफ सॉक्स का प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी मैंने लेबर पहले 50 थे, अब 25 और बढ़ा दिए, यानी 50% लेबर बढ़ा दिए। 50 का 50% कितना होता है, 25। और मेरा आउटपुट कितना बढ़ना चाहिए, मेरा आउटपुट पहले था 100, अब आउटपुट भी मेरा कितना बढ़ना चाहिए, 50% बढ़ना चाहिए, यानी 100 का 50% 150 बढ़ना चाहिए। बट कि मेरा आउटपुट कितना बढ़ गया, 200 यूनिट्स मेरा आउटपुट हो गया। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जबकि कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है, जितना % लेबर बढ़ाऊंगी उतना % ही मेरा जो आउटपुट होगा वो बढ़ेगा। अगर मैंने लेबर 50 से 75 कर दिया, यानी 50% लेबर बढ़ा दिया, तो मेरा आउटपुट भी 100 से 200 नहीं होगा, 100 से 150 होगा, 50% ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न में इसका अपोजिट हो जाता है। अगर मैं 75 लेबर्स को हायर करती हूँ और मेरा आउटपुट कितना होता है, 100 की जगह 150 होने की जगह मेरा आउटपुट 125 ही प्रोड्यूस होता है, तो इसे हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इंटरनल इकोनॉमीज़ और इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ की वजह से होता है। ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं आपको आगे रिटर्न टू स्केल में, जब ये तीनों फैक्टर्स वापस होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तब मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली एलोब्रेट करूँगी कि इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं और इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ क्या होती हैं। अभी के लिए आप ये समझिए, इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ का मतलब हमारी जो बिज़नेस के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर की जो खामियां होती हैं, उनकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, जबकि हम इनपुट ज़्यादा देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं, हमारे बिज़नेस की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, यानी जो स्ट्रेंथ होती है हमारे बिज़नेस की, उसकी वजह से हम आउटपुट क्या करते हैं, इनपुट क्या करते हैं, कम देते हैं, बट आउटपुट क्या होता है, हमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इंटरनल इकोनॉमीज़ और इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ को अभी हम रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर मिस ना करें। मैं यही चाहती हूँ कि आप सबके बड़े अच्छे नंबर आएँ एग्ज़ाम्स में, और अच्छे नंबर्स लाने के लिए सिर्फ आपको यही करना है कि सिर्फ एक आइकन को प्रेस करना है। चलिए, अब हम समझते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? लॉन्ग रन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जहाँ पे कि क्या होते हैं, जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता। यानी अगर मेरे को इनपुट बढ़ाना है या अगर मेरे को अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो मैं खाली वेरिएबल फैक्टर्स लेबर को नहीं बढ़ाऊंगी, मैं नई मशीन्स भी परचेज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये पीरियड इतना लॉन्ग होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि अब मार्केट में मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और वो बढ़ती ही रहेगी, और वो इन फ्यूचर और भी बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बोला कि मेरे पास जो मशीन है वो 16 घंटे काम कर सकती है, बट एट प्रेजेंट हम उससे 8 घंटे ही काम करा रहे हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने 2 शिफ्ट लगा दी और डबल काम अपनी मशीन से
करवाया, बट उसके बाद भी अगर मार्केट में मेरी जो डिमांड है वो एक दिन में 200 सॉक्स की जगह 400 सॉक्स हो गई, तो मशीन तो सिर्फ 16 घंटे ही काम कर सकती है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने फिक्स फैक्टर्स को चेंज करूँगी, यानी अब मेरे को नई मशीन खरीदनी ही पड़ेगी अगर मार्केट में रहना है और मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई देनी है। तो लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर या कोई भी इनपुट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, यानी आउटपुट में चेंज करने के लिए हम सारे इनपुट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रिटर्न टू फैक्टर की 3 स्टेजेस होती हैं, वैसे ही रिटर्न टू स्केल की भी 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब हम इनपुट्स को सेम अमाउंट में चेंज करते हैं और हमारा जो आउटपुट में चेंज होता है वो भी उतने ही % से चेंज होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले मैं एक कैपिटल और एक लेबर को यूज़ करती थी तो मैं 100 यूनिट्स बना लेती थी। अब मैंने क्या किया, कैपिटल को भी डबल कर दिया, लेबर को भी डबल कर दिया। जब मैंने दोनों चीज़ों को डबल कर दिया तो मेरा आउटपुट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो कांस्टेंट रेट से मिलता है। इसका मतलब इफ इंक्रीज इन आउटपुट इज इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट, रिटर्न टू स्केल आर सेड टू बी अ कांस्टेंट रिटर्न। यानी जस्ट इनपुट को डबल करने से आउटपुट भी डबल हो गया। अब दूसरे में देख रहे होते हैं वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर मैं आउटपुट को डबल कर देती हूँ, इनपुट को डबल कर देती हूँ तो मेरा आउटपुट डबल नहीं होगा, डबल से भी कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे पहले मैं एक कैपिटल एक लेबर को यूज़ करती थी, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने एक कैपिटल की जगह 2 कैपिटल ले लिया और एक लेबर की जगह 2 लेबर ले लिया, यानी मैंने जस्ट इनपुट को डबल कर दिया। तो आउटपुट डबल होना चाहिए, मेरा 200 होना चाहिए, बट आप देखिए यहाँ पे आउटपुट हमको क्या हो रहा है, 250% से बढ़ रहा है। यानी इनपुट तो 100% से बढ़ रहा है और आउटपुट जो है वो 150% से बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, जब भी मैं अपने इनपुट्स को डबल करूँगी तो आउटपुट डबल नहीं मिलेगा, आउटपुट मेरे को कम मिलेगा। इसमें एक कैपिटल से 2 कैपिटल कर दी, एक लेबर से 2 लेबर कर दी, तो पहले आउटपुट 100 था, अब आउटपुट मेरा 200 होना चाहिए अगर डबल कर देती हूँ, पर मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, 150 ही हो रहा है। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। If output increase in smaller proportion than increase in output, there are decreasing return to scale। इसका मतलब अगर आउटपुट कम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है जबकि इनपुट ज़्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है तो उसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। जबकि आउटपुट ज़्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है, इनपुट कम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है तो उसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। और जबकि दोनों ही सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं, आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन से, इनपुट भी सेम प्रोपोर्शन से, तो उसे कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल बोलेंगे। तो जब भी आपके एग्जाम्स में रिटर्न टू स्केल बोले तो आपको हमेशा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है और उनकी ये जो 3 स्टेजेस होती हैं ये भी हमको लिखनी होती हैं। अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों होता है, ये इंटरनल इकोनॉमीज़ और इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ की वजह से होता है। जब भी हम आउटपुट को 100% से चेंज करते हैं बट जो उसमें इनपुट को हम 100% से चेंज करते हैं बट जो आउटपुट में चेंज होता है वो 150% से होता है। यानी जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न पे आउटपुट मिलता है तो वो क्यों होता है, वो कुछ इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं हमारे बिज़नेस की। कई बार क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बिज़नेस, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के गुड्स को यूज़ करती हैं, तो उससे वो आउटपुट में, इनपुट में तो कम चेंज करती हैं बट आउटपुट में उनको ज़्यादा आउटपुट में चेंज हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा डिवीज़न ऑफ लेबर, कॉमर्स स्टूडेंट को पता होता है डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। अगर हम लेबर को उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और वेस्टेज कम होगा, और जब वेस्टेज कम होगा तो हमें कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट मिलने लगेगा। कई बार क्या होता है, हमारे जो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बड़ी बड़ी फर्म्स का। कई बार वो क्या कर लेता है, जब ज़्यादा इनपुट प्रोड्यूस करता है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल को ख़रीदना पड़ता है, और ज़्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड करता है तो हो सकता है कि जो उन्हें प्राइस मिल रही हो पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की वो कम में मिलती हो। जब प्राइस रॉ मटेरियल की कम होगी तो उससे हमारा क्या होगा, उससे हम ज़्यादा, उसी अमाउंट से हम ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएंगे।
और इंटरनल इकोनॉमीज इससे भी कह सकते हैं। कई बार कई प्रोडक्ट्स क्या बोलती हैं, अपने वेस्टेज का ही कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स बना लेती हैं। जैसे कि जो शुगर इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, उनसे जो भी वेस्ट निकलता है शुगर केन से, तो उनसे क्या बना लेती है, स्ट्रॉस वगैरह बना लेती हैं, तो वो भी उनकी एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये भी इनकी इकोनॉमीज़ हो जाती हैं। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ में क्या होता है, हमारा जो रिटर्न टू स्केल होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। और जबकि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, जब इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ होती हैं, यानी जो भी मैंने आपको बताया वो सारे रिवर्स कर दो। जब हम लोग किसी भी लेबर को किसी भी काम में लगा देते हैं तो वो लेबर इनएफिशिएंटली वर्क करता है। अगर एक लेबर को जो काम आता है मैं उसको वो काम उसके अकॉर्डिंग नहीं देती हूँ। सपोज़ अगर एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है तो मैं जिसको शर्ट स्टिचिंग करना है उसको मैं तो वो काम दे रही हूँ कि आपको शर्ट को आयरन करके और पैक करना है, और जिसको पैक करना है उसको वो काम दे रही हूँ कि आपको शर्ट स्टिच करना है। यानी उस पर्सन को तो शर्ट स्टिच करने ही नहीं आता, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करेगा तो मेरा इनपुट ज़्यादा लगेगा और आउटपुट कम निकलेगा। तो क्या होता है कि अगर मैं लेबर को इनएफिशिएंटली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो मेरा वेस्टेज ज़्यादा होता है और ज़्यादा इनपुट में कम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। दूसरा, अगर मैं अपने जो प्लांट की जो भी उसकी जो कैपेसिटी है उसको अच्छे से वर्क नहीं करती हूँ। अगर मेरे को पता है कि अगर कोई मशीन को रन करने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट तक उसको ऑन करके रखना होता है तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, बट मैं ऐसा नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, मशीन स्टार्ट करती हूँ और डायरेक्ट ही काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो उससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ज़्यादा इनपुट पे कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है। दूसरा, अगर क्या होता है हमारा जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स में जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो एफिशिएंट नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपने जो भी प्रोडक्ट्स को लूँगी या जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदूँगी तो उसको मैं ज़्यादा रेट पे खरीदूँगी, क्योंकि मैंने मार्केट स्टडी ही नहीं किया कि कहाँ पे मेरे को मिनिमम रेट मिल सकता है। तो अगर मैं ज़्यादा रेट पे खरीदूँगी तो मैं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूँगी, कम आउटपुट प्रोड्यूस करूँगी ज़्यादा रॉ मटेरियल को यूज़ करके। तो ये सारी जो होती है ये इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ होती हैं। इंटरनल मतलब होता है बिजनेस के अंदर की जो डिसइकोनॉमीज़ होती हैं वो इंटरनल डिसइकोनॉमीज़, यानी हमारी जो खामियां होती हैं बिज़नेस के अंदर की, उन खामियों की वजह से हमारा जो हमको जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सामना करना पड़ता है। और वही इंटरनल इकोनॉमीज़ यानी हमारे बिज़नेस के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनकी वजह से हमें क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। अब हम समझ लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है, बट बच्चों को बड़ा डर लगता है। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक को, बहुत ही इजी टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझने से पहले हमें कुछ एक बेसिक टर्म्स का मतलब आना चाहिए और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं ये भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स ही गवर्न करती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टोटल प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट किसे बोलते हैं और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। टोटल प्रोडक्ट, जैसे कि टोटल यूटिलिटी हमने पढ़ी थी, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ी थी, उसी तरह से अब हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं यानी टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस करते हैं बाय मिक्सिंग द वेरिएबल फैक्टर्स विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फैक्टर्स। और हम ये भी कह सकते हैं टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल आउटपुट हमने कितना प्रोड्यूस किया वेरिएबल फैक्टर्स को गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ मिक्स करके। यानी अगर 10 लेबर को हमने एक मशीन के साथ में यूज़ किया तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने कितने कमोडिटीज़ बनाई, उन सारी कमोडिटीज़ को जब हम सम टोटल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट। अब हम पढ़ते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल फैक्टर से तो हमें एक एवरेज प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि पहले मैंने एक वर्कर को यूज़ किया और 100 प्रोडक्ट्स बनाए। अब मैंने 2 वर्कर्स को यूज़ किया तो मेरे प्रोडक्ट्स 200
220 प्रोडक्ट्स को बनाए। तो यहाँ पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकल के आया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है मेरा वेरिएबल फैक्टर्स, 100 डिवाइड बाय 100, 220 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 110। तो एवरेज निकालते कैसे हैं, जो भी टोटल प्रोडक्ट होता है उसको हम वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है बाय चेंजिंग द पर यूनिट और एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी एक वेरिएबल फैक्टर के चेंज करने की वजह से हमारे प्रोडक्ट में कितना, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। याद रखिएगा यहाँ पे हम चेंज को पढ़ते हैं, इसीलिए आप इस फॉर्मूले में देख रहे होंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला दे के रखा है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर। उसी तरह से आप इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि पहले एक लेबर से 100 प्रोडक्ट बनते थे, अब 2 लेबर को यूज़ करके 200 प्रोडक्ट बने, तो चेंज इन प्रोडक्ट कितना हो गया 220 माइनस 100 दैट इज़ 120, और चेंज इन लेबर कितना हो गया 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, 120 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 120। तो मार्जिनल का मतलब ये होता है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ गया बाय चेंजिंग इन द 1 यूनिट ऑफ और 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है और मार्जिनल का मतलब क्या होता है। याद रखिए टोटल का मतलब टोटल प्रोडक्ट हमने कितने प्रोड्यूस किए बाय यूजिंग द फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जब हम टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में एक एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि कितना प्रोडक्शन में चेंज आ गया बाय चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर्स, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए आइए अब इनका तीनों का रिलेशनशिप समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहले हम एक शेड्यूल से इनका रिलेशनशिप समझते हैं, फिर एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हमने 0 नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर किया, तो जब हमारे पास वर्कर्स होंगे ही नहीं तो टोटल प्रोडक्ट भी नहीं होगा, एवरेज भी नहीं होगा और मार्जिनल भी नहीं होगा। जब हमने एक वर्कर को हायर किया तो हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए 100, और एवरेज हमने कैसे निकाला, एवरेज हमने निकाला टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हैं 100, नंबर ऑफ वर्कर है हमारा 1, तो 100 डिवाइडेड बाय 100। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वर्कर। पहले अभी 100 है, पहले 0 था तो 100, और अभी 1 है, पहले 0 था तो 1, 100 डिवाइडेड बाय 1। अब हमारा वर्कर क्या हो गया 1 से बढ़ के 2 हो गया, तो देखो हमारा वर्कर 1 से 2 हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 से 200 इंक्रीज़ होना चाहिए। बट यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है 100 से 120 हो रहा है, यानी हम कौन से स्केल पे चल रहे हैं, हमने 3 स्केल्स पढ़ी थी ना, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब लेबर में हमने ट्वाइस चेंज कर दिया, जबकि आउटपुट में 2 से ज़्यादा, यानी 100% से लेबर में हमने 1 से 2 कर दिए, यानी 100% चेंज कर दिया, जबकि आउटपुट पे 120% चेंज आया, 100% नहीं आया 120%, क्योंकि आउटपुट 100 से 120 हो गया। तो ये हम कौन सी स्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न पे। उसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 220 डिवाइडेड बाय 2 तो 110, और मार्जिनल कैसे निकालेंगे 220 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा 120 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम सारी जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे पहले हमारा प्रोडक्ट एक लेबर था तो 100 था, 2 था तो 220 था, 3 था तो 360 था, ऐसे करके 5th स्टेज तक जो था हमारा प्रोडक्ट बढ़ता गया। उसके बाद क्या होने लगा, 6th यूनिट ऑफ लेबर हमने जब हायर किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट था 750, फिर 840, फिर 880। अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे, जैसे मैंने पेंसिल से निकाल के रखा है, तो पहले जो डिफरेंस आता था 220 माइनस 100 वो आता था 120 का, 360 माइनस 220 वो आता था 140 का, 520 माइनस 360 वो आता था 160 का। तो पहले जो था हमको जो रिटर्न मिल रहा था, यानी एक की जगह हमने 2 लेबर लगा दिए तो रिटर्न हमें डबल से ज़्यादा मिल रहा है, यानी एक की जगह 2 लेबर लगा दिए तो रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, 100 की जगह 200 का नहीं मिल रहा, 220 का मिल रहा है, यानी रिटर्न हमें ज़्यादा मिल रहा है।
अब जैसे 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 आप देख रहे होंगे कि हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो कम होता जा रहा है। जैसे जब हमने 6 वर्कर को काम पे लगाया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट था 750 और जब 5 वर्कर से काम कराते थे तो था हमारा 650। तो 750 माइनस 650 तो रिटर्न कितना हुआ 100 का। उसी तरह से जब हम 4 लेबर से काम कराते थे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना था 150 और जब हम 5 लेबर से काम कराते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 650। तो 650 माइनस 550 तो हुआ वो 130। यानी आप जो डिफरेंस देख रहे होंगे टोटल प्रोडक्ट में वो पहले तो बढ़ रहा है, ठीक है, फिर वो कम हो रहा है और फिर वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यानी एक फिक्स्ड फैक्टर को लेके हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स की कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं तो जो प्रोडक्शन होता है वो इनिशियल स्टेज में वो इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है धीरे 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 इंक्रीजिंग रिटर्न से कम होके वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप 8th और 9th में देख रहे हैं 880 तो 9th स्टेज पे वो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और उसके बाद में भी अगर हम फिक्स फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं तो रिटर्न जो होता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट वैसे ही निकलेगा। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स से, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर्स से। जैसे थर्ड वर्कर पे हम कैसे निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट 360 माइनस 120 तो वो आ जाता है 140 और 3 माइनस 2 लेबर करेंगे तो वो आ जाता है 1। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एंड सो ऑन। अब आप देख रहे होंगे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 लिखा हुआ है इसमें। तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से तो आप देख रहे होंगे कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है 100, 220, 360। तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है 100, 120, 140, 160। यानी जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ता है। तो पहले जो रिलेशनशिप हुआ टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। अब जो आप देख रहे हैं 6 से 9 वर्कर तक टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। यानी पहले वो 120, 140, 160 ऐसे बढ़ रहा था, अब वो क्या होने लगा बढ़ तो रहा है। यानी 750 से 840 तो हो रहा है टोटल प्रोडक्शन बट जो चेंज है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले 100 फिर 90 फिर 40। तो जो सेकंड स्टेज होती है वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। और जब टोटल प्रोडक्शन 880 से 830 यानी 880 से 830 डिक्रीज हो गया, 830 से 770 डिक्रीज हो गया। तो जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है वो नेगेटिव में आ जाता है। तो ये 3 स्टेजेस के 3 रिलेशन है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में पूछे जाते हैं। हर जगह ये रिलेशन एक ही जैसा काम करता है। पहला क्या था टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से तब मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है। फिर जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाता है और जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज नेगेटिव में चला जाता है। तो इसको जब हम एक बार डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 3 रिलेशन आपको लिखनी है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज। जब टोटल प्रोडक्शन डिमिनिश होने लग जाता है यानी टोटल प्रोडक्शन जब पीक पे होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता है और जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होने लगता है नेगेटिव में आने लग जाता है। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है देखो, एवरेज प्रोडक्ट है 100, 110, 120 पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 100, 120, 120। यानी इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा रेट से बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कम रेट से बढ़ता है।
5th यूनिट पे क्या होता है, दोनों एक जितने होते हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एवरेज से ज़्यादा तेज बढ़ेगा और घटेगा तो एवरेज से ज़्यादा तेज घटेगा। तो पहली स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और एवरेज भी बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज से ज़्यादा तेज बढ़ रहा है, क्योंकि वो पहले यूनिट ऑफ लेबर में 100 है, फिर 110 है, फिर 120, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले में 100 है, फिर 120 है, 140। अगर हम कंपेयर करें तो एवरेज 100 है, मार्जिनल भी 100, एवरेज 110 है, मार्जिनल 120, एवरेज 120, मार्जिनल 140। तो मार्जिनल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे दोनों कांस्टेंट आ जाते हैं, जो कि है 5th लेबर 130। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद क्या होने लगेगा, दोनों कम होने लगेंगे, यानी एवरेज प्रोडक्ट 5th पे 130 था, 6th पे 125 हो गया, 7th पे 120, यानी कम होने लग रहा है एवरेज प्रोडक्ट। उसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट भी 5th पे 130 था, फिर 100, फिर 90। अगर हम कंपेयर करें 6th यूनिट पे AP 125 है, जबकि MP 100 है, और 7th लेबर पे AP 120 है, जबकि वो क्या है, MP 90। यानी जब डिक्रीज़ हो रहा है तो ये बहुत जल्दी MP डिक्रीज़ हो रहा है और जो AP है वो कम रेट से डिक्रीज़ हो रहा है। तो इनमें ये रिलेशन निकल के आया, जब इंक्रीजिंग स्टेज पे होते हैं एवरेज और मार्जिनल, तो मार्जिनल हमेशा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, फिर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जब डिक्रीज़ होंगे तो मार्जिनल ज़्यादा तेज़ डिक्रीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू द एवरेज प्रोडक्ट। तो ये 3 रिलेशनशिप्स होती हैं एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट में, टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट में। तो प्लीज़ इन तीनों रिलेशनशिप्स को आप याद रखिएगा। इन तीनों रिलेशन से ही हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आएगा, और ये तीनों रिलेशंस भी कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये शेड्यूल आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। सारे जो जितने भी इसमें नंबर्स या न्यूमेरिकल्स लिखे हैं सारे याद करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में टेबल्स या शेड्यूल्स को याद करके नहीं जाएंगे तो वहाँ इंस्टेंट आप बना नहीं पाएंगे, और ऐसे फिगर्स को आप निकाल ही नहीं पाओगे कि जो पहले इंक्रीज़ हो रहे हों फिर डिक्रीज़ हो रहे हों, और मैच भी नहीं कर पाओगे कि टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, फिर एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्शन उससे कम डिक्रीज़ होना चाहिए, तो आप मैच ही नहीं कर पाओगे सारे नंबर्स को। तो इसीलिए बेटर है कि आप ये जो है लर्न करके एग्ज़ाम में जाइए इस शेड्यूल को। अब हम इसको एक बार डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, 2 डायग्राम्स लेके रखे हैं। एक में तो टोटल प्रोडक्ट बना के रखा है, एक में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बना के रखा है। आप देखिए, जब पहली स्टेज होती है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो 3 लाइनें हैं, ये 3 स्टेज को बताती हैं। जब पहली स्टेज होती है तो क्या होता है, हमारा एक टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ने लगता है। जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ने लगता है, बढ़ता है, जब टोटल प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उधर देखो आप T लिखा है, और जब वो MP को कट कर रहा है नीचे तो वहाँ पे L3 लिखा है। इसका मतलब जब टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा, और टोटल प्रोडक्ट उसके बाद में क्या होने लग रहा है, डिक्रीज़ होने लग रहा है। यानी आप देख रहे होंगे जो स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ TP लिखा है। तो जब ये स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्जिनल स्लोप का कहाँ जा रहा है, वो एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो भी एक्स एक्सिस से बाहर आ जाता है तो वो नेगेटिव में आ जाता है। तो जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल भी बढ़ रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, जिसका T पॉइंट है, उससे बिल्कुल एक सीधी लाइन खींची हुई है जो L3 को टच कर रही है, तो वो क्या शो कर रही है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, और उसके बाद भी अगर हम ज़्यादा लेबर को यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव डाउन में हो जाता है, यानी टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ये तो हो गया टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन। अब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में हम समझते हैं। अब देखिए, ये जो 0 एक्सिस से शुरू हो रहा है, नीचे वाला डायग्राम जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व देके रखा है, जो ये 0 एक्सिस से शुरू हो रहा है, तो मार्जिनल को आप देख रहे होंगे कि मार्जिनल का कर्व है ऊपर की तरफ से जा रहा है, और एवरेज का कर्व जो है वो नीचे की तरफ से जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ेगा भी एवरेज से जल्दी और घटेगा भी जल्दी। तो ये बढ़ने वाली स्टेज में वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा, और घटने वाली स्टेज में वो हमेशा उससे नीचे रहेगा। तो बढ़ गया
फिर बढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि पॉइंट ए लिखा है। यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद क्या होगा, पहले तो दोनों इंक्रीज करेंगे, फिर टॉप पे आएंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे, और फिर दोनों ही डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने की स्टेज में आप देखो एवरेज प्रोडक्ट तो कम रेट से डिक्रीज कर रहा है, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी मार्जिनल बढ़ेगा भी जल्दी और कम भी जल्दी होगा। जबकि एवरेज का कर्व क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा और धीरे धीरे ही घटेगा। तो ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तीनों के रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। आप चाहें तो शेड्यूल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस डायग्रामेटिकल फॉर्म से भी अपने एग्जाम्स में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं तो बोलूँगी इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, और एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लीज़ इन कंसेप्ट को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, नहीं तो एक दिन देख के 2 दिन बाद फिर से वीडियो को देखिए, आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ना डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आएगी, ना ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ये मेरी तरफ से आपको पूरी गारंटी है। तो ये आपको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन समझ आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे कि हमने रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर में पढ़ा कि हमेशा हमारे पास में 3 स्टेजेस होती हैं। रिटर्न टू फैक्टर में हमने पढ़ा कि 3 स्टेजेस होती हैं, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट रिटर्न, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। यानी अगर हम किसी भी फिक्स फैक्टर को लेंगे और उस पर वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो शुरू में जो हमें रिटर्न होगा वो इंक्रीजिंग रेट से होगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो फिर डिक्रीज होने लगेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी यही बताता है। इनमें कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि असल में रियल लाइफ में ये तीनों लॉ ना होके जो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही ऑपरेट होता है, क्योंकि इन्होंने इस लॉ को एग्रीकल्चर फील्ड में देखा था। मार्शल और रिकार्डो ने, उन्होंने ये बोला था कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे एक फिक्स्ड लैंड होती है हमारे पास में, और उस पर हम अगर लेबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होने की वजह क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो तीनों स्टेजेस हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और वो ही ऑपरेट होती है रिटर्न टू फैक्टर में, और उसी चीज़ को इन्होंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही बोला है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब वेरिएबल फैक्टर्स को हम बढ़ाते जाएंगे जबकि फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो रिटर्न हमें मिलेगा वो इंक्रीजिंग और कांस्टेंट से नहीं मिलेगा, जबकि उसका जो एक ही फाइनल में उसका जो एक ही रिजल्ट होगा वो होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्योंकि अगर मेरे पास में अगर 100 स्क्वायर फुट का कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, मैं उसमें कितनी खेती कर सकती हूँ, कितना आउटपुट बढ़ा सकती हूँ विदाउट लैंड को बढ़ाए हुए। एक मिनिमम अमाउंट तक मैं आउटपुट को बढ़ा सकती हूँ बाय इंक्रीजिंग द लेबर, बट ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ठूसती जाऊँगी, लैंड तो है ही नहीं, तो खेती कहाँ करूँगी। तो क्या होगा, जो मेरा रिटर्न होने लगेगा वो डिक्रीजिंग रेट से होने लगेगा। तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी यही बताता है कि जब भी हम किसी भी फैक्टर को, किसी भी एक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से किसी एक फैक्टर की प्रोपोर्शन को फिक्स रखते हैं और किसी एक फैक्टर्स के प्रोपोर्शन को वेरिएबल रखते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते चले जाएंगे और फिक्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो जब फिक्स फैक्टर को हम फुल्ली यूटिलाइज कर देंगे, उसके बाद भी वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे, तो हमको क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ एक 100 स्क्वायर फुट का लैंड है जिसपे कि 10 लेबर काम कर रहे हैं और 1000 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब 10 लेबर की जगह मैंने 15 लेबर को हायर कर दिया, तो मेरा प्रोडक्शन 1000 टन्स की जगह 1100 टन्स होने लग गया। चलो अब मैंने क्या किया, 15 की जगह 20 को कर दिया, तो मेरा 1100 टन्स की जगह 1150 टन्स प्रोडक्शन होने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने 20 लेबर की जगह 20 और कर दिए, यानी 40 लेबर को कर दिया, पर मेरा रिटर्न कितना होने लगा, 1020 या 1100 या 1000 टर्न्स होने लगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी है लैंड की वो तो फिक्स्ड है ना,
तो मैं कहाँ पे बीज बोऊंगी और कहाँ से एग्रीकल्चर ग्रेन्स को बढ़ाऊंगी, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स पे वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाऊंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो रिटर्न मिलेगा वो डिक्रीजिंग रेट से मिलेगा। तो वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अब ये लॉ कब ऑपरेट होता है, हमने ये पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, कोई भी लॉ ऑपरेट तब होता है कि जब उसके अजम्पशंस को कांस्टेंट रखा जाता है, या हम ये मान के चलते हैं कि इन अजम्पशंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तब ये लॉ ऑपरेट होगा। उसी तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ये अजम्पशंस है, अगर इनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो लॉ में कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें चेंज नहीं करना। दूसरा, इनपुट्स को हमें क्या करना है, कुछ इनपुट्स को फिक्स रखना है, जबकि कुछ इनपुट्स को वेरिएबल रखना है। अगला, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और उसके अगला है कि हम ये मान के चलते हैं जितने भी हम यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं वो सारे होमोजीनियस हैं, यानी सारे एक ही एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर मैं एक लेबर से काम कराती हूँ और उसमें 8 घंटे काम करने की क्षमता है, तो मैं ये मान के चलती हूँ जब मैं दूसरा लेबर हायर करूँगी तो उसमें भी उसी कैपेसिटी से काम करने की क्षमता है जितने की लेबर 1 में है। तो ये मान के चलते हैं कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, यानी जो लेबर 1 और लेबर 2 हैं, वो दोनों होमोजीनियस है, यानी एक जैसे हैं और इक्वली एफिशिएंट है अपने काम करने के लिए, तब ये लॉ ऑपरेट होगा। अगर हमने टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न की जगह इंक्रीजिंग रिटर्न आ जाएगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये बोलता है कि जब हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करते हैं तो उसमें एक ही स्टेज ऑपरेट होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते जाते हैं और जब फिक्स फैक्टर्स की जो लिमिट होती है वो क्रॉस हो जाती है और उसके बाद भी हम वेरिएबल को बढ़ाते जाते हैं, तो जो रिटर्न मिलता है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। और अजम्पशंस ये बोलता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। वेरिएबल फैक्टर्स को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सारे एक ही जैसे काम करेंगे, एक ही एफिशिएंसी से वो काम करेंगे, और कुछ फैक्टर्स को हमें फिक्स रखना है और कुछ फैक्टर्स को हमें क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। अब इसमें भी 3 तरह की स्टेजेस होती है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न और कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होती है, क्योंकि जब तक हम फिक्स फैक्टर को, सबसे पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी जब तक हम फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर देते और हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न होने लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मशीन है जो 16 घंटे काम कर सकती है, बट हम अभी उस पर 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, 8 घंटे की कैपेसिटी बाकी है। जब तक मैं उन लेबर्स को बढ़ाती जाऊँगी और जो 16 घंटे तक उस मशीन से काम नहीं ले लूँगी, तब तक मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा। और मशीन 16 घंटे काम करने के बाद भी, यानी 16 घंटे काम करने के बाद भी मैं और लेबर्स को हायर करूँगी उस पर और ज़्यादा काम करने के लिए, 20 घंटे काम करने के लिए, तो जो रिटर्न होगा वो डिक्रीजिंग होगा। यानी जब तक मैं फिक्स फैक्टर की जो फुल कैपेसिटी है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर देती, तब तक जो रिटर्न होगा वो इंक्रीजिंग होगा। पहला रीज़न ये है। दूसरा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी अगर मैं लेबर को डिवाइड कर देती हूँ, उनको उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क दे देती हूँ, तो वेस्टेज कम से कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो इनपुट कम चाहिए होगा और आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो पहली रिटर्न की जो स्टेज होती है वो इंक्रीजिंग रिटर्न होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न होने के ये 2 कारण हो सकते हैं कि हमने फिक्स फैक्टर को अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है और वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने से हमको जो रिटर्न होगा वो इंक्रीजिंग होगा। दूसरा, अगर हम डिवीज़न ऑफ लेबर का यूज़ करते हैं तो हमें क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। उसके बाद क्या होता है, लॉ कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब जैसे कि इसके अंदर लिखा है डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमल प्रोडक्शन, यानी फिक्स फैक्टर्स को फुल्ली तरह से यूटिलाइज करने के बाद भी अगर मैं वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाती हूँ तो जो रिटर्न मिलेगा वो मेरे को क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा। दूसरी ये बात है कि इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने एजम्पशन में ये पढ़ा था कि जितने भी लेबर हम हायर करते हैं उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी एक जैसी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता, सारे लेबर्स की कैपेसिटी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती है। तो
अगर सारे लेबर एक ही एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देंगे, और कुछ क्या करेंगे, ज़्यादा इनपुट में भी कम आउटपुट को देंगे, और ज़्यादा इनपुट यूज़ करके कम आउटपुट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तीसरी स्टेज आती है कॉजेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ये किस वजह से होता है कि अगर मैं वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी के बाद भी बढ़ाती जाती हूँ, बहुत ज़्यादा लेबर को यूज़ कर लेती हूँ विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स फैक्टर, तो उसमें क्या होगा, जो अवेबिलिटी है मेरे टूल्स और इक्विपमेंट्स की पर वर्कर की, यानी एक वर्कर कितने इक्विपमेंट्स और टूल्स पे काम करेगा, तो उसके पास में तो लेबर बहुत ज़्यादा है, मशीन्स कम है, तो वो आइडल बैठा रहेगा तो मेरा जो रिटर्न होगा वो तो और भी ज़्यादा मैं लॉस में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे को उनकी रेंट तो दे ही नहीं है, ठीक है, और वो उनसे मैं कुछ काम करा नहीं रही हूँ और उनको वेजेस दिए जा रही हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा जो रिटर्न होगा, यानी जो मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी और उसको सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मेरे को कोई भी उस प्रोडक्ट को सेल करने से मेरे को कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो इसमें मेरा जो रिटर्न हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगला आता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, अगर मैं बहुत सारे लेबर्स को हायर करती जाऊंगी, यानी चीप इनपुट को ज़्यादा हायर करूंगी, कॉस्टली इनपुट्स को कम हायर करूंगी, तो उसमें क्या हो जाता है, जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे, जितनी ज़्यादा शिफ्ट्स होंगी, उतनी ज़्यादा मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उनको हैंडल करने की, उनको मैनेज करने की। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फर्म्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लेबर यूनियन क्रिएट कर लेते हैं ये लोग अपने हक को जताने के लिए, तो जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा, और उतना ही ज़्यादा वेस्टेज होगा, और उतनी ही ज़्यादा अगर कुछ भी मिसमैनेजमेंट होता है या कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो उनकी जो भी मेंटल सिचुएशन है या वर्क करने की जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब होगी और वो वर्क को अवॉइड करना चाहेंगे। तो ये दो जो रीजंस होते हैं इनकी वजह से हमें नेगेटिव रिटर्न देखना पढ़ सकता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी 1% भी डाउट है आपके दिमाग में तो आप एक काम कीजिए, कल फिर से इस वीडियो को देखिए, शांत से देखिए, क्योंकि एक बार जब हम कोई भी वीडियो सुनते हैं तो वो हमारे लिए न्यू होती है, दूसरी बार जब हम सुनते हैं तो थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं और हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाते हैं सारे कंसेप्ट। तो प्लीज़ किसी भी चैनल पे किसी भी वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो प्लीज़ उसको एक बार देखिए, एक दिन का वेट कीजिए, दोबारा उसको फिर से प्ले करके देखिए। चलिए आज के इस टॉपिक का सबसे लास्ट और छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। जैसे कि हमें पता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं जबकि दूसरे फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं। रिटर्न टू स्केल में जो सारे इनपुट्स होते हैं उनमें चेंज कर सकते हैं। रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन के लिए होता है, वो लॉन्ग रन के लिए होता है। इसमें जो फैक्टर्स के चेंजेस होते हैं वो प्रोपोर्शनेट चेंज होते हैं, यानी फैक्टर का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। जैसे मेरे पास 5 मशीन है, उस पर मैं एक लेबर को यूज़ कर रही हूँ, फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें मशीन तो फिक्स रखनी है, फिर मैं 2 लेबर को हायर कर रही हूँ जबकि मशीन क्या है 5 ही है, फिर मैं 3 लेबर को हायर कर रही हूँ जबकि मशीन क्या है 5 ही है। तो ऐसे करके प्रोपोर्शन में चेंज होता है। जबकि फैक्टर्स ऑफ रिटर्न टू स्केल में हमने क्या पढ़ा, सारे फैक्टर्स में प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है। पढ़ा था ना, 1 लेबर प्लस 1 कैपिटल, 2 लेबर प्लस 2 कैपिटल, कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी उनमें हम एक ही रेशियो से चेंज कर रहे हैं बट हमें जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मिल रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ रिटर्न टू स्केल में कुछ फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम नहीं होता है, और रिटर्न टू स्केल में इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है। अगला है नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसमें हम हमारी स्केल को चेंज नहीं कर सकते। स्केल मतलब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, यानी वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसमें हम क्या है, वेरिएबल और फिक्स दोनों को चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक इंडस्ट्री है या मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ तो मैं अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बड़ी करके बिग स्केल इंडस्ट्री भी रन कर सकती हूँ। तो ये 4 डिफरेंसेस है रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। अगर ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए तो ये आप बिल्कुल ही अपने मन से भी लिख सकते हो, सिर्फ एक बार रिवाइज करने की इनको नीड होती है।
तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया पर कोई इशू नहीं है। एक ही लेक्चर में, एक ही सिटिंग में हमने इतने सारे कंसेप्ट्स को इतनी अच्छी तरीके से समझा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में हर बार बोर्ड में इनसे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और जो रिलेशनशिप्स है एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है, शेड्यूल वे से भी और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से भी। किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका प्यार हमेशा मेरे पर ऐसे ही रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर पाए मेरे साथ में। इस मुश्किल घड़ी में हमें मानवता का साथ देना है। मानव होने के लिए दूसरे मानवों की मदद कीजिए और उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कीजिए। थैंक यू सो मच। कल ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के लिए, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।